आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं अरुण आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो मैं कई दिनों से पिछले कई वीडियोस में आप लोगों को करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन जो कि सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट और उत्तर प्रदेश पुलिस, चाहे यूपीएसआई की बात करें, किसी भी लेवल के एग्जाम की बात करें, मतलब किसी भी लेवल की बात कर रहा हूँ, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ रिकॉर्डेड वीडियो आपको रिकॉर्ड करके और वो आप बाद में देख पाएँ, ऐसे वीडियो मैं आप लोगं को साइकोलॉजी के देना चाहता हूँ। तो उसमें जितना प्यार आप उधर दे रहे हो उससे ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ पर भी चाहिए। आपके घर परिवार, मित्रों में, रिश्तेदारों में जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो तैयारी करता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करता है, चाहे वो केंद्र स्तर की हो, चाहे वो राज्य स्तर की हो, सभी के लिए यह वीडियो अत्यंत उपयोगी होगा। तो चलिए बात करते हैं कि बाल विकास क्या होता है ना? बाल विकास, देखो भाई, बाल विकास के बारे में मैं यहाँ पर पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। देखो, जो बाल विकास है इसे हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट, एक चीज आपको याद रखनी है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, इसके ऊपर सर्वप्रथम प्रयोग प्रयोग पेस्टालॉजी ने किया। पेस्टालॉजी ने किया। अब ये जो पेस्टालॉजी था, इसकी पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है, इनकी बुक का नाम बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी। और इसका प्रयोग जो हुआ था, इन्होंने जो प्रयोग है, इन्होंने प्रयोग अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर किया। खैर, जितने भी मनोवैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने ज्यादातर प्रयोग ना अपने पुत्रों पर ही किए हैं या फिर अपने ही बच्चों पर किए हैं। चाहे हम जीन पियाजे की बात करें, चाहे टाइडमैन की बात करें, चाहे हम जॉन ब्रॉडस वॉटसन की बात करें, क्योंकि कोई और व्यक्ति इनको अपना पुत्र उधार या फिर किराए पर दे कैसे सकता है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले इन्होंने पेस्टालॉजी ने क्या किया था, साइकोलॉजी का जो प्रयोग किया था, इसका बाल विकास का जो अध्ययन किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया था इन्होंने, और बाल विकास का अध्ययन भी इन्होंने किया था 1774 में। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन किया। क्या किया था? बाल विकास का अध्ययन किया। तो याद रखना है, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? पेस्टालॉजी ने किया। अगर आपसे पूछे कि जो आपका स्टैनले हॉल है, स्टैनले हॉल जो कि किशोर मनोविज्ञान के जनक हैं, किशोर, मैं पहले आपको फैक्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट पे भी आएंगे इस स्लाइड के बाद। किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टैनली हॉल। और इनकी बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। बेबी बायोग्राफी तो ऊपर वाले अर्थात पेस्टोलॉजी की है, एडोलसेंस। क्लियर है? इन्होंने सबसे पहले किशोरों के लिए किशोर प्रश्नावली का निर्माण किया। किशोर प्रश्नावली का निर्माण किया। एक और बात याद रखनी है इनके बारे में, स्टैनली हॉल के बारे में, इन्होंने न्यूयॉर्क में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? बाल सुधार गृह का निर्माण किया। अब बाल सुधार गृह क्या होता है वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। और ये कब किया था? 1897 में। तो आपसे अगर इसके विपरीत सवाल पूछ ले कि बाल मनोविज्ञान आंदोलन की शुरुआत किसने की, बाल मनोविज्ञान आंदोलन की शुरुआत किसने की?
किसने की? तो वो किसने की है? आपके स्टैनले हॉल ने। ये स्लाइड के लिए इतना ही। मैं शुरुआत में आपको छोटे छोटे फैक्ट बता दे रहा हूं कि बाल विकास शुरू कहां से हुआ था। बाल विकास में हम पढ़ते किसको हैं? ये कहानियां कथाओं से संबंधित नहीं है कि जितना मन में आए, यहां पर ज्ञान देने की आवश्यकता है ही नहीं, केवल उतना पढ़ना है जितना कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉपियां भरवाने से और कागजों को लगातार लिखवाने से सिलेक्शन नहीं हुआ करते बच्चों। मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, आपसे समझदार इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो कॉपियां या फिर पन्ने यदि आप भर रहे हो, रामायण कथा की तरह लिख रहे हो, तो उनको लिखना छोड़ दो। पेपर में पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है, वहां पर इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग कहानी में से मुख्य बातें छांटो। अध्यापक का प्रमुख उद्देश्य होता है और उसके पढ़ाई की विषय वस्तु का प्रमुख उद्देश्य होता है कि आपको उतना ही पढ़ाया जाए जितना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कम या ज्यादा का कोई भी औचित्य नहीं बनता। अध्यापक बन पाना बहुत कठिन काम होता है, इतना आसान काम नहीं होता। आप लोग अध्यापकों से पढ़ने इसलिए आते हो क्योंकि वो कठिन विषय वस्तु को साधारण या फिर सामान्य और सरल विषय वस्तु में आपके सामने प्रस्तुत कर दे। तो ये वाली बात आप लोगों को याद रखनी है कि पॉइंट टू पॉइंट, इसमें से कम या ज्यादा नहीं करना। मतलब ये तो छोड़ के ही नहीं जाना। अगर इतना पढ़ लोगे तो भारत का कोई भी एग्जाम, आप शिक्षक पात्रता परीक्षा दे लो, इससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं ही जाएगा। इस बात की आप गारंटी ले रहा हूं मैं आपको, नहीं ही जाएगा, मतलब बिल्कुल ही नहीं जाएगा। तो कोई दिक्कत या परेशानी हो तो एक बारी पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोबारा से रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे। चलो मैं दोबारा से बताऊं आपको, बाल विकास का जो सर्वप्रथम प्रयोग था या फिर सर्वप्रथम अध्ययन था वो किसने किया था? पेस्टालॉजी ने 1774 में, बुक थी इनकी बेबी बायोग्राफी। इन्होंने प्रयोग अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर किया। स्टैनले हॉल ने बाल मनोविज्ञान आंदोलन की शुरुआत 1897 में कहां से की? न्यूयॉर्क शहर से की। किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है? स्टैनले हॉल। और एडोलसेंस नाम की पुस्तक भी किसने लिखी? स्टैनले हॉल ने। किशोर प्रश्नावली का निर्माण भी किसने किया है? आपके स्टैनले हॉल साहब ने। तो ये पूछे गए सवाल हैं जो न्यूयॉर्क में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह का निर्माण किसने किया, कहां पर किया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे बाल सुधार गृह। देखो यहां पर एक शब्द आया अभी लास्ट स्लाइड में, कनेक्टिविटी करके पढ़ाना अलग ही मजा होता है। कनेक्टिविटी पिछले की अगले वाले से, अगले की पिछले वाले से, देखो कितना मजा आता है। बाल सुधार गृह हम पढ़ के आ रहे थे लास्ट में, बाल सुधार गृह। तो क्या ये गृह ऐसा होगा ना जहां पर जो बालक बिगड़े हुए हैं, जो बालक सुधरे नहीं, उनको सुधारने के लिए जो भवन का निर्माण किया गया, उसको हम क्या कहेंगे? बाल सुधार गृह। इतना तो सबकी समझ में आता है। अब समाज के वे कौन से बालक हैं जो कि बाल उनको सुधारा जाए? तो देखो भाई, ऐसे बालक जो समाज विरोधी कार्य करते हैं, समाज विरोधी कार्य करते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना, तो ये हमेशा समाज के विपरीत कार्य करेंगे, अर्थात ये अनैतिक और असामाजिक भी होते हैं। तो ऐसे बालक जो अनैतिक और असामाजिक होते हैं, आप स्वयं बताइए, क्या इन बालकों को हम बाल अपराधी नहीं कहते? तो यही जो बालक होते हैं, इन्हें ही बाल अपराधी बालक कहा जाता है। तो बाल अपराधी बालकों को सुधारने के लिए जो गृह बनाया था वो स्टैनले हॉल ने न्यूयॉर्क में बनाया था 1897 में। और बाल अपराधी बालकों में झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले और क्रोध करने वाले बालकों को शामिल किया जाता है। अगर आपसे कहे कि बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो वो इंपोर्टेंट है, सीजर लाम्ब्रोसो। कौन है? सीजर लाम्ब्रोसो बाल अपराध मनोविज्ञान का
जनक। समझ में आया या फिर नहीं आया? कौन है वो? सीजर लाम्ब्रोसो। अब आपको एक बात कौन सी याद रखनी है, वो ये कि बाल जो बाल अपराधी बालक होते हैं वो समाज से अलग होते हैं। तो इन बालकों को बाल अपराधी बालकों को हम नहीं, पूरी मनोविज्ञान, पूरा हमारी मनोवैज्ञानिकों की जमात, हम अपवादी बालक भी कहते हैं। तो क्या याद रखना है? अपवादी बालक कौन होते हैं? जो बाल अपराधी अलग होते हैं। देखो अपवाद का मतलब होता है अपवाद, औरों से अलग। जैसे मान लो नियम ये है कि एक बालक जो पैदा होगा उसके एक हाथ में 5 उंगलियां होंगी, 4 उंगली और 1 अंगूठा। यदि किसी बालक के 1 अंगूठा न हो तो 4 उंगलियों वाला पैदा हुआ तो वो समाज से अलग हुआ। और मान लो कि एक की बजाय ऋतिक रोशन पैदा हो गया, अर्थात 6 उंगलियां उसके हाथ में हैं, 2 अंगूठे हैं, तो वो भी औरों से अलग हुआ। तो सामान्य बालकों से अलग ही होंगे ना ये, तो ये अपवाद में शामिल होते हैं। अर्थात ऐसे बालक जो औरों से अलग होते हैं, सामान्य से अलग होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? अपवादी बालक। तो एक व्यक्ति आया था, उसका नाम है टाइडमैन। ये शुरुआत में 1787 में टाइडमैन ने अपवादी बालकों के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि दी थी? केस स्टडी, जीवन गाथा, इसी को कहते हैं जीवन गाथा या फिर जीवन इतिहास विधि दी। अब देखो, आप जब 2 लफ्जों में समझ जाओगे तो इसकी कहानी लिखवाने की क्या आवश्यकता? आप बहुत समझदार हो, आपसे समझदार शायद कंपटीशन की दुनिया में कोई नहीं आता। आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, आप बहुत जिम्मेदार लोग हो, भावी अध्यापक अध्यापिका जो भी होते हैं, मातृशक्तियां जो होती हैं बहुत समझदार होते हैं। तो अब एक बात सोचो कि केस स्टडी मेथड क्या होता है, जीवन गाथा मेथड क्या होता है, जीवन इतिहास क्या होता है? देखो, जीवन का इतिहास पता करना। अगर कोई बालक औरों से अलग है, चाहे तो वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे वो बाल अपराधी हो, सामान्य से अलग होगा, तो उसके व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए फॉर इंप्रूवमेंट इन हिज और हर पर्सनैलिटी, टू चेक देयर पर्सनैलिटी वी यूज केस स्टडी मेथड। हम ये पता करते हैं कि उसके दादा दादी, नाना नानी, चाचा या फिर कोई भी व्यक्ति जो उससे ब्लड रिलेशन रखता है, उनमें से कोई ऐसा तो नहीं था जिसके प्रभाव उसके ऊपर पड़ा है। तो ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? आपके अपवादी बालक। और उनके लिए प्रयोग क्या किया जाता है? केस स्टडी विधि का, जो किसने दी थी? 1787 में टाइडमैन ने। तो मैंने आपको बताया कि बाल सुधार गृह ऐसे होते हैं जहां पर समाज के विरोधी कार्य करने वाले बालकों को सुधारा जाता है, जो अनैतिक और असामाजिक होते हैं, इनको अपराधी बालक कहते हैं। सीजर लाम्ब्रोसो को बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। बाल अपराधी बालकों को हम अपवादी बालक भी कहते हैं, क्योंकि अलग होते हैं, औरों से अलग होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं। एक्सेप्ट करके होता है ना? तो एक्सेप्शनल जो बालक होते हैं उनको हम कहते हैं अपवादी बालक। टाइडमैन ने केस स्टडी विधि दी थी जिनके जीवन का अध्ययन करने के लिए, चाहे तो वो बहुत प्रतिभाशाली हो, चाहे वो मंद बुद्धि हो, ऐसे बालकों के जीवन का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि उत्तम रहती है, कौन सी विधि उपयोगी रहती है? उसे हम कहते हैं आपकी कौन सी? केस स्टडी विधि या फिर जीवन इतिहास विधि। बताओ समझ में आया कि नहीं? अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ बता देना। मैं ये क्लास आप लोगों के लिए चला रहा हूँ और इसमें मेरा सहयोग कीजिए, आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। वीडियो लाइक और शेयर प्लीज़ करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इन वीडियोज़ को पहुँचा दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सके, अधिक से अधिक भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का जो भी साइकोलॉजी से भय खाते हैं, जो साइकोलॉजी को हवा मानती, जिनकी समझ में साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान आती ही नहीं है, उनको यह वीडियो जरूर भेजें और बताएं कि साइकोलॉजी कितनी सरल भाषा में हम पढ़ सकते हैं। कहानी और गाथा लिखवाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी ख्वाहिश है और मेरा सपना है। इसे साकार करते रहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है परेशानी तो नहीं है? एक शब्द आएगा आपके जीवन में,
आप जब भी बाल मनोविज्ञान पढ़ोगे, कोई भी आपको ये शब्द बताएगा, वो शब्द कुछ ऐसे है कि भाई ये बताइए कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर क्या है। बाल मनोविज्ञान में अंतर क्या है। देखो, बालकों के विकास का अध्ययन करना, बालकों के विकास का अध्ययन करना क्या होगा, बाल विकास के अंतर्गत आता है। बहुत आसान से बता रहा हूं, क्योंकि बालकों का विकास इसमें अध्ययन करेंगे, वो क्या होगा, बाल विकास। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना, मैंने लास्ट वीडियोज में आपको बताया था मनोविज्ञान के 4 प्रकार होते हैं, 4 चरण हुए थे। पहला था आत्मा का विज्ञान, फिर था मन का विज्ञान, फिर था चेतना का विज्ञान, और आजकल माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान का वर्तमान में क्या होगा, व्यवहार का विज्ञान। तो बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना। अब एक बात सोचो, बालकों के विकास का, बालक का विकास कहां से शुरू होता है, जब बालक माता के गर्भ में आ जाएगा, जब भ्रूण अवस्था होगी, उस अवस्था से बालक का विकास शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत माइनर सवाल होता है, बहुत सूक्ष्म सवाल होता है। आपसे यूपी टेट ने पूछा है और कई एग्जाम्स पूछने की फिराक में बैठे हुए हैं कि आपसे पूछ लेगा बालकों का विकास किस अवस्था से शुरू होगा। तो आपको विकास का अध्ययन हम कहां से करते हैं, देखो, अल्ट्रासाउंड करवाना, माताओं के पोषण का ख्याल रखना, माताओं को वजन ना उठाने देना, माताओं को सीढ़ी ना चढ़ने देना, इस तरह की जो छोटी छोटी सी बातें होती है वो गर्भावस्था से शुरू हो जाती है कि नहीं। आप स्वयं बताइए, गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। तो आपसे कहे कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो मैं वो लिख दे रहा हूं आपसे, बाल विकास की, औरों से अलग हो तो वीडियो शेयर जरूर करना। बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्था पहली होती है गर्भावस्था। गर्भावस्था ये 280 दिन के आसपास होती है, या फिर हम कहें 9 माह 10 दिन के आसपास ये अवस्था जो चलेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी गर्भावस्था। दूसरी होती है आपकी शैशवावस्था, और तीसरी होती है कौन सी, बाल्यावस्था, और चौथी होती है कौन सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था। तो ये विकास शुरू कहां से हो जाता है, विकास शुरू हो जाता है गर्भ से। माता के गर्भ में जैसे ही भ्रूण पहुंचता है, जैसे ही भगवान की कृपा दृष्टि बरसती है, कृपा होती है, उसी समय से क्या शुरू हो जाता है, बालक का विकास। यहाँ दिमाग में डाल लेना मेरे भावी अध्यापक अध्यापिका, मातृशक्ति और बाकी की जितनी भी शक्तियां हो, आप सभी याद रखना है आपको, गर्भावस्था से क्या शुरू हो जाता है, विकास। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद अगर ये पूछे आपसे, देखो भाई, व्यवहार का अध्ययन तो हम तभी कर पाएंगे जब बालक जन्म ले लेगा। जब बालक ने जन्म ही नहीं लिया तो व्यवहार का अध्ययन किसका कर पाओगे। अच्छा, व्यवहार कहते किसे हैं, व्यवहार कहते किसे हैं, बिहेवियर। बिहेवियर। और देखो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती मनोविज्ञान, इसको बनाया जाता है कॉम्प्लिकेटेड, इसको हुआ दिखाया जाता है कि देखो इतनी कठिन है, वरना बिहेवियर में भी हम पढ़ सकते हैं मनोविज्ञान, हम आम जीवन में भी मनोविज्ञान पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाता था और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। बहुत आसान और सुंदर लफ्जों में, बहुत इजी लैंग्वेज में हम मनोविज्ञान को पढ़ सकते हैं, सीडीपी को बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। इसको कठिन करने की आवश्यकता है ही नहीं। बस आप इतना समझो कि बालकों के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा, प्राणी के द्वारा किए गए कार्य, प्राणी के द्वारा किए गए कार्य, किए गए कार्य, की गई क्रिया। देखो, मैं अच्छे कार्य करूंगा तो अच्छा व्यवहार, और बुरे कार्य करूंगा तो बुरा व्यवहार। एक बात समझिए आप, बात ये समझनी है कि व्यवहार होता क्या है, मेरे द्वारा की गई क्रिया है ना। अगर क्रिया मेरी ठीक है तो मेरे बारे में लोग कहेंगे कि इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। अगर क्रिया मेरी खराब है तो लोग क्या कहेंगे, इसका व्यवहार बहुत ही खराब है। तो व्यवहार समझ में आ गया आपके। व्यवहार का अर्थ होता है व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य, व्यक्ति के द्वारा की गई क्रियाएं। व्यक्ति के द्वारा अगर अच्छी क्रियाएं की जाएंगी तो अच्छा व्यवहार, और बुरी क्रियाएं की जाएंगी तो क्या होगा, बुरा व्यवहार। तो ये समझ में आ गया। और व्यक्ति की क्रियाएं तो जन्म के पश्चात ही पता चलेंगी ना, जन्म के पश्चात ही हम किसी प्राणी की
क्रियाओं का पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्राणी की क्रियाओं का पता कर सकते हैं जन्म के पश्चात। कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। अब एक बात बताइए कि जन्म गर्भावस्था के बाद ही होगा ना? अगर आपसे कहे कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कितनी अवस्थाओं का करते हैं, तो वो आएंगी 3 अवस्था। और बाल विकास कितनी अवस्था में चलता है? 4। तो इसकी अवस्था होती है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं अगली स्लाइड पर लिखूंगा, दोबारा से समझाना भी है आपको। समझ में आ गया होगा? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? देखो, मैंने यहां पर बताया आपको देखो, वीडियो वायरल कर देना, बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, आप भी थोड़ा सा सहयोग करते रहो। देखो, मैंने आपको बताया बाल मनोविज्ञान की अवस्था। तो मैंने कहा कि मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का विज्ञान। तो बालकों के व्यवहार का पता करने के लिए हम उसकी अवस्थाओं का पता करेंगे। और बाल मनोविज्ञान की अवस्थाएं होती हैं भाई 3। पहली है कौन सी? शैशवावस्था। और दूसरी है बाल्यावस्था। और तीसरी है किशोरावस्था। और सबसे बड़ी बात, कहानी और गाथा लिखवानों के लिए खुली चुनौती कि ये अवस्थाओं को आप सीधे सीधे पढ़ाइए, बालकों को गुमराह मत करिए। तो ये जो है आपका बाल विकास की जो अवस्थाएं थी, इन अवस्थाओं को स्टैनले हॉल ने दिया। किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने। इसी की पुस्तक का तो नाम था एडोलसेंस, लिखवाई है मैंने लास्ट स्लाइड में, एडोलसेंस। और इसी ने तो सबसे पहले बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था। और अगर आपसे कहीं प्रश्नावली विधि का जनक कौन है, तो वो है आर.एस. वुडवर्थ। और प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है, वो है सुकरात। और बालकों के लिए बाल प्रश्नावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया भाई? स्टैनले हॉल ने। ये तीनों बात आप लोगों को अलग अलग याद रखनी है। तो कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है ना? यहां तक एडोलसेंस और ये समझ में आ गया होगा आपके? कोई परेशानी तो नहीं है? इसके बाद देखो भाई, बर्क महोदय की परिभाषा। अब मैंने आपको समझा दिया, अब समझिए परिभाषा। प्रमुख परिभाषा रटनी नहीं है, कहानियां नहीं बनानी, ट्रिकों से याद नहीं करनी, केवल उस तरह से याद करनी है जिस तरह से कि आपकी समझ में आ जाए। तो बर्क महोदय, पहली परिभाषा किसकी पढ़ेंगे हम? बर्क महोदय की। बर्क महोदय ने क्या कहा? बताओ, किसी को पता हो तो बताओ जल्दी से कि बर्क की परिभाषा क्या है। बर्क कह रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि बाल मनोविज्ञान कहां से शुरू होती है? जन्म पूर्व अवस्था, अर्थात आपके प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव का मतलब होता है जन्म देने से पहले की अवस्था। नहीं आ रही बात समझ में? गर्भावस्था से। तो इसकी परिभाषा क्या है? प्रसव पूर्व अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था, परिपक्वावस्था तक के परिवर्तन बाल विकास कहे जाते हैं। देखो, आपको कीवर्ड 2 याद रखने इस अवस्था के, प्रसव पूर्व अवस्था और दूसरा याद रखना है परिपक्वावस्था। क्योंकि दूसरा जो मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, मेरे भाई, क्रो एंड क्रो, ये कह रहा है बाल विकास की जो परिभाषा कह रहा है कि गर्भावस्था से, कहां से? गर्भावस्था से और कहां तक? किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन
करते हैं। तो देखो दोनों परिभाषा एक जैसी हुई कि नहीं। शब्द किस बात का है, गर्भावस्था, और यहाँ पर है कौन सा, प्रसव पूर्व अवस्था। तो बात दोनों की एक ही है, चाहे गर्भावस्था कह लो चाहे प्रसव पूर्व अवस्था कह लो, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई किसकी, अब है जेम्स ड्रेवर, बात समझ में आ रही है। अगला है मनोवैज्ञानिक कौन, जेम्स ड्रेवर। तीन ही परिभाषा याद रखनी, आएगा तो इसमें से आएगा, नहीं तो कहीं से नहीं आएगा। जेम्स ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर कह रहा है जन्म से परिपक्वावस्था तक के परिवर्तन बाल मनोविज्ञान में शामिल किए जाते हैं। तो आप एक बात बताइए, हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, बाल विकास पढ़ेंगे या बाल मनोविज्ञान। हम पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, बाल विकास मनोविज्ञान भी कह सकते हैं उसको, बाल विकास हम नहीं पढ़ते। बाल विकास की तो शाखा है बाल मनोविज्ञान। नहीं आ रही बात समझ में, हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, तीन ही परिभाषा होती है, तीनों परिभाषाएं बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको। बर्क ने कहा प्रसव पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक के होने वाले परिवर्तन विकास में शामिल होते हैं, बाल विकास कहलाते हैं, और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन करते हैं। किसने कहा था, क्रू एंड क्रू ने। जेम्स ड्रेवर ने कहा था जन्म से परिपक्व अवस्था तक के परिवर्तन बाल मनोविज्ञान में शामिल किए जाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो दर्द या तकलीफ में से कोई भी शब्द अगर आपको परेशान कर रहा है तो जल्दी से पूछ सकते हैं आप, बिना शर्म बिना झिझक के। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो जल्दी से पूछ लो, नहीं तो समझ में आ ही रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो एक बारी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमारी समझ में नहीं आया, तो हम पूछने आ जाता है तो उसको आगे बढ़ाएंगे चीजों को। अब हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है, जो बाल विकास है उसको। देखो एक शब्द आता है बाल विकास, एक तो होता है विकास वर्ण, और एक होता है शब्द कौन सा, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि को ही हम समृद्धि कह सकते हैं, और इसको ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, ग्रोथ। देखो ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं अंग्रेजी में डेवलपमेंट, ठीक। अब आपको याद कैसे करना है, ध्यान से सुनना। हमें नहीं पता विकास क्या है, हमें ये भी नहीं पता अभिवृद्धि क्या है, और हम सभी पहली बार पढ़ते हैं, और पहली बार हम क्लासों में आते हैं, और क्लास में हम इसलिए आते हैं कि कठिन विषय वस्तु को सरल विषय वस्तु करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए। क्लास का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कठिन विषय वस्तु को और ज्यादा कठिन बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए और यह दिखाया जाए कि जो मनोविज्ञान है वह बहुत कठिन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आप सोचिए, और सोचने के बाद सोचिए कि साथ क्या जाएगा। साथ मनोविज्ञान तो नहीं जाएगी, लेकिन ये बातें सच झूठ कर्मा जरूर जाती व्यक्ति के साथ। देखो अभिवृद्धि में क्या जुड़ा हुआ है, अभिवृद्धि में वृद्धि है, और वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। क्या अर्थ होता है, बढ़ना। विकास में कास है, कास, ये मैंने साइन सिंबल लगा दिए, कास में ये होता, कास में वो होता, तो कहां पर आएगा, विचार। आप ये लिख सकते हो, कास मत लिखो, चलो व से विकास और व से विचार लिख लो, आप बस इतना लिख लो, विचार। अब विचार कहाँ थे, मस्तिष्क में। कहां पर आते हैं, मस्तिष्क में। मस्तिष्क कहां होता है, शरीर में, क्लियर, शरीर में। और वृद्धि किसकी होती है, विचारों की या फिर शरीर की, तो सभी बताएंगे मिलके कि सर शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की, ठीक है। अब यहां के बाद ये कीवर्ड आपको याद रखने हैं, दोनों में ये वाले कीवर्ड है, क्लियर है। देखो यहां के बाद हम दो तीन अंतर दोनों के पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। पहले हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि, क्योंकि अभिवृद्धि के बाद विकास पढ़ेंगे तो वो ज्यादा समझ में आ जाएगा। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, और वृद्धि होती है किसकी, शरीर की।
तो यह शारीरिक होती है। क्या होती है? शारीरिक होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है भाई? शारीरिक होती है। शरीर बाहर होता है तो ये बाहरी होती है, बाहरी होती है। शरीर में क्या आता है? लंबाई, चौड़ाई और क्या आता है? वजन। ये 3 चीजें ही आती हैं। चौथी कुछ आई तो बता देना मुझे। अगला आपको याद रखना है कि लंबाई को भी माप सकते हैं, चौड़ाई को भी माप सकते हैं, वजन को भी माप सकते हैं। यह मापन योग्य है। अभिवृद्धि क्या होती है? मापन योग्य है, माप सकते हैं। यह मात्रात्मक है। क्या है? मात्रात्मक है, मतलब इसकी यूनिट होती हैं, लंबाई की, चौड़ाई की और वजन की, तीनों की यूनिट होगी। और यह एक पक्षीय है। क्या है भाई? एक पक्षीय है। एक पक्षीय का मतलब क्या होता है? केवल शरीर ही शामिल है। क्या शामिल है इसमें? शरीर। अच्छा एक बात बताइए, लंबाई, चौड़ाई और वजन जीवन भर चलेंगे या फिर एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाते हैं? शरीर की लंबाई का बढ़ना, हमारे वजन का बढ़ना और हमारी चौड़ाई का बढ़ना हमेशा हमेशा चलेंगे या फिर एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाते हैं? आप स्वयं सोचिए। आप सभी कहेंगे कि सर जो लंबाई, चौड़ाई और वजन है यह 18 से 21 वर्ष के बीच में रुक जाया करती है, हमेशा लंबाई, चौड़ाई और वजन ग्रो नहीं होते। मतलब यह है कि यह निश्चित समय तक, क्या अभिवृद्धि निश्चित समय तक होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या होती है? अभिवृद्धि निश्चित समय तक। तो आपको क्या याद रखना है भाई? 1 2 3 4 5 6 और 7 बिंदु याद रखने हैं आपके। अब मैंने आपसे कहा कि कोई भी मस्तिष्क ऐसा नहीं जो शरीर से अलग हो। तो विकास मस्तिष्क में होता है, विचार और मस्तिष्क बिना शरीर के इस दुनिया में आता ही नहीं है। तो इसमें पहला हम करेंगे, ये तो हो गया शारीरिक, यह शारीरिक व मानसिक दोनों हुआ कि नहीं? बताओ जल्दी। विचार क्या होते हैं? मानसिक और शारीरिक दोनों। अब मानसिक तो होता है अंदर, शरीर होता है बाहर। दूसरा क्या होगा? आंतरिक। शरीर कहां होता है? बाहर। और मस्तिष्क कहां होता है? आंतरिक। तो आंतरिक प्लस बाहरी दोनों होते हैं इसमें। तीसरा, इसमें शरीर होगा, अगर शरीर होगा तो क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई प्लस वजन शामिल होगा, प्लस विचार शामिल होंगे कि नहीं? तो ये क्या है? आपकी अभिवृद्धि। तो एक बात आपको याद रखनी है, विकास, ये पूछा जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास अभिवृद्धि पर निर्भर है। डेवलपमेंट डिपेंड ऑन ग्रोथ। अभिवृद्धि पर निर्भर है। अच्छा एक बात बताइए, आप खुद बताइए, क्या किसी शरीर के बिना किसी व्यक्ति में विचार आ पाएंगे? मेरे अंदर मस्तिष्क तभी तो होगा जब मैं शरीर होगा मेरे पास। अगर शरीर ही नहीं है तो क्या मेरे अंदर कभी विचार आ पाएंगे? तो आप कहेंगे सर नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैंने क्या लिखा? विकास किस पर निर्भर है? अभिवृद्धि पर। जबकि मैं अगली लाइन में क्या लिख दूं हैशटैग बना के कि विकास निर्भर प्रक्रिया है। भाई वहां भी अध्यापक अगर समझ में आ रहा हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो शेयर जरूर कर देना। मैं विकास निर्भर प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निर्भर। निर्भर का मतलब होता है अभिवृद्धि पर निर्भर होती है। अच्छा शरीर को तो हम माप सकते हैं, चौथा पॉइंट मात्रात्मक हो गया। और विचारों से व्यक्ति के गुणों का पता लगता है कि कैसे गुण हैं। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ये मापन योग्य है। ये कैसा है? मापन योग्य भी है और इसके गुण भी पता चलते हैं। अब बताओ, मस्तिष्क में देखो बुद्धि भी होगी, बुद्धि में हमारे ज्ञान भी होगा, ज्ञान में हमारी नैतिकता अनैतिकता भी होंगी, अर्थात विकास में सभी पक्ष शामिल होंगे। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? सांस लो, सांस छोड़ो, एक बार सोचो कि समझ में आया या फिर नहीं आया। जल्दी से बताओ आपकी समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, जल्दी से बता दीजिए एक बारी। दोबारा सुन लो, थोड़ा सा गैप मिल गया आपको, मुझे भी रेस्ट मिल गया। देखो मैंने आपसे कहा कि जो मात्रात्मक और गुणात्मक होता है विकास होता है। अब इस मस्तिष्क में देखो बुद्धि भी होगी, इसी मस्तिष्क में आपके गुण होंगे, इसी में विचार होंगे, इसी में ज्ञान होगा,
इसी मस्तिष्क में संवेग होंगे और संवेगों के आधार पर ही हम दुनिया में इमोशंस पर कंट्रोल लगाएंगे, तो लोग हमें सामाजिक और अनैतिक के नाम से भी जानेंगे। इसलिए ये जो आपका विकास होता है यह बहुपक्षीय होता है। क्या होता है? बहुपक्षीय होता है। और एक बात बताइए, अंतिम पॉइंट, दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। विचार जीवन भर चलते हैं या फिर निश्चित समय तक? आप कहेंगे और सोचेंगे कि विकास तो गुरुजी जीवन भर चलता है, इसलिए विकास कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे तुरंत हम। अभी जाने का नाम मत लेना, अभी वीडियो लंबा चलने वाला है। क्या चलने वाला है भाई? वीडियो थोड़ा लंबा चलने वाला है। अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। अब आपको शुद्ध दिखाई देगा। देखो भाई, कुछ चीजें जो हम अगली स्लाइड में भी पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना है आपको, बस ध्यान से सुनते रहना है, बाकी का मैं देख लूंगा। मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि विकास, ये 6वां पॉइंट ये था, जीवन पर्यंत चलता है। एक बात बताइए, हमारे जो विचार हैं, हम जो बोलते हैं, वो सोच समझ कर बोलते हैं या फिर ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी मन में आया, कभी भी मन में आया बोल दिया? ऐसा करते हैं क्या कभी? नहीं करते। तो एक बात याद रखनी है, हमारा जो मन है, विकास अधिकतर जो होता है ना, वो चेतन मन पर आधारित होता है, चेतन मन पर निर्भर। नहीं आया समझ में? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कौन से मन पर निर्भर होती है? चेतन मन पर। और देखो भाई, 7वां बिंदु अगर मैं लिखूं यहाँ, ये जीवन पर्यंत चलता था, तो 6वां बिंदु अभिवृद्धि का क्या था? निश्चित समय तक चलता है, निश्चित समय तक चलता है। क्या होता है? निश्चित समय तक चलता है। एक और बात सुन लो, अभिवृद्धि का मतलब होता है केवल शारीरिक से, शरीर से। तो मैं जैसा खाऊंगा पीऊंगा वैसा ही तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं ऐसे कहूं कि मैं वही खाऊंगा पीऊंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं वह वस्तुएं कभी नहीं खाऊंगा जो मुझे बुरी लगेंगी। हम मीठा ज्यादा खाते हैं या फिर कड़वा? हमें व्यायाम करना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर सोना? तो आप कहेंगे जिन वस्तुओं को करने से हमें मजा आता है, आनंद की प्राप्ति होती है, जिनको करने पर हमें लगता है कि ये काम हमारे शरीर के लिए सुखदायक है, आनंददायक है, हम उसी काम को करते हैं। और ऐसे सभी कामों के करने से हमारा शरीर तो बढ़ जाता है लेकिन गुण नहीं बढ़ते। इसलिए जो अचेतन मन होता है, अचेतन मन अभिवृद्धि को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? अभिवृद्धि को नियंत्रित करता है। अब देखो एक और बात, विकास सर्वाधिक, जैसे आपसे पूछ ले विकास किस अवस्था में सर्वाधिक होगा, तो आप कहें कि आना किशोरावस्था में, क्योंकि विचार हमारे सबसे ज्यादा किसमें आ जाते हैं? किशोरावस्था में। और अभिवृद्धि सर्वाधिक कहाँ होगी आपकी? अभिवृद्धि सर्वाधिक कहाँ होगी? शैशवावस्था में। और विचार क्योंकि होंगे नहीं, विचार इसमें होंगे ही नहीं। तो बताइए, अब का जो मैंने आपको करवाया उसमें आपकी समझ में आया या फिर नहीं? कोई दिक्कत या परेशानी हो तो पूछ सकते हैं आप कभी भी। इसकी आपकी बाल विकास की कुछ परिभाषाएं रह गई हैं, वो बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं थी। बाल विकास की कुछ परिभाषाएं रह गई, जैसे हरलोग महोदय क्या कहते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकास के साथ साथ अभिवृद्धि भी शामिल होती है। बाल विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकास के साथ अभिवृद्धि भी शामिल होती है। तो देखो, विकास में अभिवृद्धि शामिल थी कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। जो परिपक्वता की प्राप्ति तक चलती रहती है। परिपक्वता का क्या अर्थ होता है? बहुत ब्रॉडर मीनिंग होता है परिपक्वता का। यहाँ से सीटेट में एक क्वेश्चन बन जाता है। मैं परिपक्वता भी बेहतर डिस्कस कर लूंगा। तो अब मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं आपको लाइव तो नहीं देख पा रहा, लेकिन फिर भी मेरा हृदय, मेरे प्राण प्रिय आप सभी मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाएं यह बात मेरी भली भांति समझ रहे होंगे कि मैंने 100% देने की कोशिश की है। खैर, मेरे साथ हमेशा रहता तो यही है कि बेस्ट इज येट टू कम, मतलब मेरा बेहतरीन आना अभी बाकी है।
तो जस्ट वेट कीजिए अगली वीडियो का। मैं वीडियो आपको बना के देता रहूँगा और विश्वास ये करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अपना यही प्यार और दुआएँ मेरे साथ हमेशा बनाकर रखेंगे। तो मैं आपका प्यारा साथी अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम अरुण सर सीडीपी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। आपके प्यारे साथी अरुण की केवल यही इच्छा मात्र है। इसको सहयोग दीजिए, सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए। अगर चीज़ें समझ में ना आए, आपके मन में कोई भी डाउट हो, शंका हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको लगे, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस डाउट का, सवाल का जवाब आपको देने का पूरा प्रयास करूँ। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि मुझे ये पता लगता है कि क्या चीज़ आपके समझ में आई है या फिर क्या नहीं आई। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और कोई भी दिक्कत हो तो पूछते रहिए, खुश रहिए, स्माइल करते रहिए और नक्कालों से सावधान रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।